अच्छे दिनों के लिए हमेशा आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कल की वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत साहब का संपूर्ण जीवन परिचय देखा, एक एक चीज़ को विस्तार से। और आज हम पाठ के अंदर क्या कुछ परिचय दिया गया है शॉर्ट में, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और फिर हम जो इनकी कविता है ग्राम श्री, उसको आपको उसका जो भावार्थ है वो आपको अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। अनुरोध आपसे, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। देखिए, पंत साहब का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में 1900 में होता है। शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में होती है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे हैं सुमित्रा नंदन। पंत का जो काव्य क्षितिज है 1916 से लेकर 1977 तक फैला है, और 77 में इनका देहांत जो हो गया था। और इनकी छायावादी रचनाएं कौन सी है, प्रगतिवादी कौन सी है और नव मानवतावादी कौन सी है, वो सारी की सारी मैंने आपको कल डिटेल से लिखवाई थी। अब वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, जिनमें वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, इन सब के बारे में इनका जो प्रकाशन वर्ष है और किस पर कौन सा पुरस्कार मिला, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया इनको, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला है, और वो कब मिला था वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। पंत की कविता में हम बात करें तो प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान देखने को मिलती है। इनकी विशेष तौर से प्रकृति और जो मनुष्य के बीच अंतरंग जो संबंध होते हैं वो पहचान देखने को मिलती है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से क्या समृद्ध किया है, और भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। तो शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है किनको? सुमित्रा नंदन पंत साहब को। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, शब्द शिल्पी कवि। ये जो आज का जो पाठ है ग्राम श्री नाम से, इस कविता के अंदर पंत ने जो गांव की प्राकृतिक सुषमा है और वहाँ की जो समृद्धि है उसका मनोहारी वर्णन किया है। तो पूछ लिया जाए ग्राम श्री कविता में किसका वर्णन देखने को मिलता है, तो ये नोट कर लीजिए आप, या अंडरलाइन कर लीजिए, किताब है तो गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया गया है ग्राम श्री कविता में। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को करती है? रोमांचित करती है साहब। और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। कौन सी? ग्राम श्री। ठीक है, चलिए साहब अब प्रारंभ करते हैं। ग्राम श्री जो कविता है इसके भावार्थ को हम पहले वाचन कर लेते हैं थोड़ा सा। कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, और श्यामल भूतल पर झुका हुआ माफ कीजिए, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तलक का मतलब होता है यहाँ पर तक, और उजली यानी चमकदार कह सकते हैं, चिर निर्मल का होता है एकदम स्वच्छ। ठीक है, फलक कह सकते हैं हम एक हिस्सा, पट या पहलू। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने बात की ऊपर कि ग्राम श्री कविता के अंदर क्या वर्णन है, प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि जो है गांव की उसका वर्णन है। तो यहाँ पर उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, कि खेतों में दूर दूर तक, तलक यानी तक, खेतों में दूर दूर तक क्या है, मखमल की तरह, बिल्कुल जो मखमल जितना कोमल सॉफ्ट होता है, मखमल की तरह कोमल हरियाली क्या है, फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली,
और उस हरियाली पर जो सूर्य की किरणें हैं, रवि यानी सूर्य, जो उस हरियाली पर सूर्य की जो किरणें हैं वो चांदी की सी उजली जाली, चांदी की सी जाली की तरह उज्जवल और चमकीली है, जो प्रतीत हो रही है, शोभायमान है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और जो हरी हरी घास है और जो तिनके, उन पर किरणें पड़ने से जो उनकी पत्तियां हैं ना वो चमक रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर, जो अब तिनकों का जो हरियाली है उनको क्या, उनका जो शरीर बताया कि तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जैसे ही उन हरे हरे पत्तों पर, तिनकों के ऊपर सूर्य की जो किरणें पड़ती है उससे वो पत्तियां चमक रही है, मानो उनमें हरे रंग का खून बह रहा है। हिल हरित रुधिर रहा झलक। हरित यानी कि ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर क्या है, हरे रंग का जो हरा खून है जो वो बहता हुआ दिख रहा है, चमक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और जो हरा हरा खून बहता हुआ उसमें झलक रहा है, और हरियाली से शोभायमान जो धरती है इस पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट या कह सकते हैं फलक की तरह झुका हुआ है। श्यामल भूतल पर बिल्कुल स्वच्छ जो आकाश है, एक पट या फलक की तरह झुका हुआ है। इसका आश्चर्य यह है कि जो गांव का प्राकृतिक परिवेश है ना वो अति मनोरम है एवं समृद्ध है, बिल्कुल मन को प्रसन्न करने वाला है, मन को प्रभावित करने वाला प्रतीत हो रहा है, नजर आ रहा है। आगे देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। उतना कठिन है नहीं, ये बिल्कुल साधारण है। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, तेल से युक्त फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। देखिए, रोमांचित का कह सकते हैं हम अतिव प्रसन्न, रोमांचित का हम कह सकते हैं क्या हो गया, अतिव प्रसन्न या अतिव खुश मुद्रा में। और वसुधा यानी धरती होता है, बाली यानी फसलों की बालियां, फसलों की क्या बालियां, जो ऊपर जिसे हम कहते हैं दंगी सी जो लगी हुई होती है ना वो। सनई एक पौधा होता है, सण का पौधा कह सकते हैं हमें। किंकिणियां, ये सवाल आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। इसका होता है अर्थ करधनी, कि इसका अर्थ क्या है, तो यह होती है करधनी, ठीक है। तैलाक्त यानी तेल की सी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और धरा पृथ्वी, तीसी कहते हैं एक तीसी नीली यानी नीले फूल वाला पौधा, अलसी। तीसी यानी नीले फूल वाला पौधा यानी कि अलसी, ठीक है मामला। देखिए, गांव की सुंदरता का, प्राकृतिक सुंदरता का कवि यहाँ पर वर्णन करा, और पूरी कविता में यही वर्णन मिलेगा गांव की जो प्राकृतिक छटा है उसका, ठीक है। तो कवि क्या कहता है कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, कि अतिव ये प्रसन्न करने वाली लग रही है धरती। कैसे, गेहूं में जो और गेहूं के अंदर क्या आ गई है, बालियां आ गई है, ठीक है। और इनकी जो बालियों के ऊपर जो तीखे तुस्के नोक होते हैं ना, उन्हें देखकर ये कवि है जो कल्पना करता है, और उनको देख देख क्या हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। और इससे ऐसा लग रहा है कि धरती को क्या हो गया है, धरती जो रोमांचित हो गई है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। कवि खुद रोमांचित होते हुए ये कह रहा है प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कि वसुधा जो धरती है ना वो रोमांचित हो गई, रोमांचित सी लग रही है, बिल्कुल प्रसन्न लग रही। क्यों? क्योंकि गेहूं और जौ के अंदर क्या आ गई है, बालियां आ गई है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। तो खेतों में अरहर और जो सनई है ना वो पककर क्या सोने के समान पीली हो गई है। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली। तो खेतों के अंदर अरहर और जो सनई है, जो सण का पौधा है,
वो क्या पकने के बाद में सोने के समान पीली हो गई है, ठीक है। और उनकी जो फलियां हैं, किंकणियां हैं शोभाशाली, यहाँ पर जो उनकी फलियां हैं वो करदनियों की भांति क्या है, बजती है। हवा जैसे चलती है तो वो आपस में टकरा टकरा क्या बजने लगती है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और खेतों में चारों ओर सरसों जो है वो पीले पीले फूलों से क्या है, लद गई है, ठीक है। और जिसकी जो भीनी भीनी तेलीय गंध है ना, वो वातावरण को महका रही है, वातावरण में फैल रही है। सरसों का खेत में आप लोगों के करते होंगे, सरसों खेतों में देखा होगा, तो उस सरसों खेत में बिल्कुल जो पीले पीले फूल होते हैं, आने के बाद में उनकी जो गंध होती है वो बड़ी ही लुभावनी होती है। और आगे देखिए, पीली पीली लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। तो यहाँ पर जो तेली जो गंध का वातावरण फैल रहा है, और ये तो हरी भरी जो धरती की सुंदरता और इस सुंदरता को निहारने के लिए क्या है, अलसी की जो नीले फूल भी है वो भी झांकने लगे। लो हरित धरा से झांक रही, कि चारों तरफ हरियाली है, इस हरित धरा के बीच में से कौन झांक रहा है, नीलम की कली तीसी नीली। तो यहाँ पर जो अलसी के नीले फूल हैं वो भी झांकने लगे हैं, और वे नीलम की कलियों जैसे क्या हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। नीलम की कलियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, तीसी नीली यानी नीले फूल वाला पौधा अलसी, और नीलम की कली तीसी नीली। तो यहाँ पर जो अलसी के नीले फूल है वो किसके समान प्रतीत हो रहे हैं, नीलम की कलियों के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है। और किंकिणियाँ ये पूछा गया, इसका अर्थ हो जाएगा आपके करधनी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और फिर अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। यहाँ पर मतलब मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों पर। आगे देखिए, सखियाँ मटर खड़ी। तो यहाँ पर सखियाँ मटर से हम तात्पर्य ले सकते हैं विशिष्ट प्रकार की मटर, जिस पर क्या बैंगनी फूल आते हैं, ठीक है मामला। और रिलमिल यानी घुल मिलकर। छिमिया सेम की फली, जो छिमिया यहाँ पर आया है यह आया है सेम की फली के लिए, सेम की फली के लिए, ठीक है मामला। और वृंत यानी पौधों के डंठल, वृंत यानी पौधों के क्या होते हैं, डंठल। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। तो यहाँ पर कवि पंत साहब जो हैं ग्राम्य प्रकृति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि खेतों में अनेक तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल खिल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, और उन्हीं के मध्य में खड़े मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं मानो क्या वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मटर की फलियाँ हैं ना वो खूब फैल रही है, ठीक है मामला। हंसने का तात्पर्य मटर की फलियाँ खूब फैल रही है। मखमली पेटियां से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और जो सेम की फलियां या गुच्छे हैं, पेटियां से लटकी जो गुच्छे हैं वो पेटियों के समान लटकी हुई है, और उनके अंदर क्या रंग बिरंगे बीजों की लड़ियां चमक रही है। छिपाए बीज लड़ियाँ नहीं, सेम की फलियों के अंदर रंग बिरंगी बीजों की लड़ियां हैं जो चमक रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और फूल फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंग रंग की क्या तितलियां उन पर मंडरा रही है। फिरती है रंग रंग की तितली, जैसे रंग रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं वैसे ही उन फूलों के समान जो रंग बिरंगी तितलियां वो भी उन पर मंडरा रही है, और उनको देख रहे से लगता है कि मानो तितलियां नहीं, फूल फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और उनको देख रहे ऐसा लगता है कि मानो तितलियां नहीं है वो, बल्कि फूल ही क्या एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ उड़ कर जा रहे हैं। आई बात समझ में? वो रंग बिरंगे फूल है और रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो तितलियां नहीं है बल्कि फूल ही क्या, जो रंग बिरंगे फूल ही एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ उड़ कर जा रहे हैं।
आई बात समझ में? आगे देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। सारी सब्जियां गिना दी है साहब, आज सारी सब्जियों का आनंद है जो ले लीजिएगा। रजत आपको पता ही है चांदी को कहते हैं। मंजरियाँ यानी मंजरियाँ कह सकते हैं हमें फूलों के गुच्छे। मंजरियाँ यानी फूलों के क्या हो जाएंगे? गुच्छे हो जाएंगे, ठीक है। वहीं या आम की बोर, आम्र यानी आम्र तरु यानी आम का वृक्ष, तरु यानी वृक्ष, आम्र यानी आम का वृक्ष। दल पत्तों के लिए आया है। मतवाली यानी मस्त। मुकुलित, मुकुलित यहाँ पर आया है। मुकुलित जामुन यानी कलियाँ कह सकते हैं हम, कलियाँ आना। मुकुलित यानी कलियाँ आना, ठीक है मामला। और दाड़िम अनार है, इसका आपको ज्ञात है। तो यहाँ पर कवि वापस वही है, ग्राम्य जीवन में वसंत ऋतु के आगमन पर जो गांव का वातावरण है वो कितना मनोरम हो जाता है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, कि आम के पेड़ की जो डालियां हैं ना वो चांदी और सोने के समान क्या हो रही है? चमकदार मंजरियों से लद गई, अर्थात बोरों से लद गई है, ठीक है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, आम के जो पेड़ की डालियां हैं वो सोने चांदी के समान प्रतीत होने वाली चमकदार मंजरियों से क्या? बोरों से लद गई है, ठीक है मामला। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और ढाक यानी जो पलाश है, पलाश का जो वृक्ष है, ढाक और जो पीपल के पत्तों का जो झड़ना है वो शुरू हो गया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, दल यानी पत्ते, तो वो शुरू हो गया झड़ना उनका। और हो उठी कोकिला मतवाली, और जो इनके झड़ते ही बसंत के आगमन के समय कोयल में जो कोयल है वो बसंत के प्रभाव से क्या? मस्त होकर, मदमस्त होकर क्या है? कूक रही है, बोल रही है, गा रही है। और महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। और जंगलों में छोटी छोटी झरबेरी की डालियां झूमने लग गई है। ऐसे बिल्कुल मनोरम प्राकृतिक जो परिवेश है, ये जो वातावरण है सुरम्य, इसमें आड़ू, नीम, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, ये सारी की सारी सब्जियों के जो पौधे हैं जो फूलों की बाहर आ गई, अर्थात सारा ये जो ग्राम्य परिवेश है वो क्या हो गया? मनमोहक हो गया है, बिल्कुल मन को प्रसन्न करने वाला हो गया, मन को प्रभावित करने वाला हो गया, मन को आह्लादित करने वाला हो गया है। आ गई बात समझ में? आगे देखिए, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और सब्जियां हैं, और थोड़ा सा मज़ा ले लीजिए सब्जियों का। चित्तियाँ यानी रेखाकार निशान। चित्तियाँ ये पूछा जा सकता है, चित्तियाँ का क्या अर्थ होता है? तो कह सकते हैं रेखाकार निशान। और आजकल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीडियोज आप लोग कम देख रहे हो और कम शेयर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लाइक किया करो, ताकि और साथी जुड़ सकें, उनकी भी मदद हो सके। बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपना यह प्रयास है बेस्ट देने का। यह हो गया। और हम आगे बात करें तो आंवली कह सकते हैं छोटी आंवला, आंवली कह सकते हैं किसको? छोटी आंवला, ठीक है मामला। और लहराता हुआ यानी झूमता हुआ, मह यानी सुगंध से महकता हुआ। मह का अर्थ क्या हो जाएगा? सुगंध से महकता हुआ, ठीक है मामला। अब बात करते हैं हम आगे कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, कि यहाँ पर कवि कह रहा है जो प्राकृतिक सौंदर्य समृद्धि उसको देखकर कि अमरूद पहले पीले हुए, फिर पूरी तरह पक जाने से उन पर क्या लाल लाल धारियाँ पड़ गई है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, कि पहले तो अमरूद क्या मीठे हुए, अच्छे से पीले हुए, पक गए सही से, और सही से जब पक गए हो तो उन पर क्या लाल लाल धारियाँ पड़ गई है। लाल लाल चितियाँ पड़ी, लाल लाल रेखाकार निशान हो गए, धारियाँ पड़ गई है।
पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। और बेर भी पककर सुनहरे अर्थात पीले रंग के हो गए, स्वादिष्ट हो गए, और आंवले की डालियों पर भी छोटी छोटी आंवले के गुच्छे जो सुंदर लग रहे हैं, यानी कि स्वादिष्ट हो गया सारा का सारा मामला। और ये भी सुंदर है जो प्रतीत हो रही है, आंवले की डालियों पर छोटी छोटी आंवले के गुच्छे जो सुंदर लग रहे हैं। लह लह पालक मैं धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो गांव में खेतों में जो अब हरा पालक वो लगातार बढ़ रहा है, लहला आ रहा है, हरा पालक जो लगातार बढ़ रहा है और लहरा रहा है। और जो हरा धनिया है वो भी खूब सुगंध बिखेर रहा है। मैं धनिया मतलब मैं यानी बिल्कुल महक रहा है, सुगंधित हो रहा है। कौन सा? धनिया। आपके खेतों में अगर धनिया बोते हैं, धनिया की पत्तों की जो महक होती है बड़ी ही मादक होती है, बहुत महकता है वो। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी और जो सेम की बेलें हैं वो भी चारों ओर फैलकर खूब है जो फलने लगी, खूब बढ़ने लगी है। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर पककर क्या हो गया, बिल्कुल मखमल की तरह कोमल और मुलायम हो गए, बिल्कुल लाल लाल। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और पौधों पर गुच्छों के रूप में लग रही जो मिर्चें हैं उनको देखकर लगता है कि वह थैलियों से भरी पड़ी है। गुच्छे इतने बड़े बड़े हो गए मिर्चों के, ऐसे लग रहा है कि थैलियों में भरी हुई वो मिर्चें लटकाई हुई है या लगी हुई है। ठीक है मामला। आगे देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत चाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। यहाँ पर देखिए कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर ही रहा है, तो यहाँ पर क्या, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। यहाँ पर कवि जो गंगा नदी के तट पर का वर्णन करता है, कहता है रंग बिरंगी जो रेती है वो फैली हुई है, और उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से जो सातों रंग चमकने से लगते हैं, जो रंग जो रेती जो चमकने से लगती है, और हवा से रेत पर क्या जो बनी आड़ी तिरछे रेखाएं बन गई, वो लहरें जो सांपों की तरह चमक रही है। बालू के सांपों से अंकित, हवा चलने से तट के ऊपर जो रेत है वो ऐसे लहरों के समान ऐसे हो गई। अब यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है तब यह क्या सांपों की तरह चमकती है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, और यहाँ पर अब क्या लंबे लंबे जो पत्तों वाली घास आई हुई है, सरपत यानी कह सकते हैं हम घास पात, सरपत का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर घास पात, घास पात। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, तो वहाँ पर जो लंबे लंबे पत्तों वाली घास है ना ये छाई हुई है, और गंगा तट पर जो तरबूजों की खेती है वो की गई है, तरबूजों की खेती की गई है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और तिरते जल में सुरखाब हम यहाँ कह सकते हैं जो चक्रवाक पक्षी होता है, चक्रवाक या फिर चकवा पक्षी, ये आप जरूर लिख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। सुरखाब का चक्रवाक या चकवा पक्षी, चकवा पक्षी, ठीक है। और मगरोटी जो यहाँ पर नीचे शब्द दिया है इसका भी होता है मुर्गाबी पक्षी। ये क्या होता है? मुर्गाबी पक्षी, ठीक है। तो अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो कुछ बगुले हैं वो अपनी अंगुली से, अंगुली रूपी जो कंघी है, मतलब उंगली को कंघी बना लिया, कंघा बना लिया, अंगुली रूपी कंघी से अपना क्या सिर है जो खुजलाते हैं। अंगुली की कंघी, तो अंगुली रूपी कंघी कौन सा अलंकार होगा कमेंट करके बताइएगा आप। तो इससे क्या बगुले कलंगी संवारते, कोई कलंगी यानी अपने जो कलंगी है ऊपर जो अपने सर है उसको संवारते हैं, उसको खुजलाते हैं। और तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, और वहाँ पर पानी पर क्या जो चकवा पक्षी वो तैरते रहते हैं। तथा कहीं पर जो मुर्गा भी सोई रहती है। ये मुर्गा पक्षी अर्थात गांव के जो गंगा तट है ना, वहाँ का जो वातावरण है वो अति रमणीय है, दिखाई देने वाला है, मन को आह्लादित करने वाला, मन को बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला है।
चित्त को प्रसन्न करने वाला वातावरण है जो देखने को मिल रहा है। ये वर्णन करने के पीछे ये यहाँ पर मनोभाव व्यक्त हुआ है। आगे देखिए, आखिरी है हंसमुख हरियाली हिम आतप। हंसमुख हरियाली है, हिम आतप है, सुख से अलसाए से सोए और भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। यहाँ पर कुछ शब्दों के आप अर्थ लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। हिम आतप यानी हिम आतप हो जाएगा, हिम आतप का अर्थ हो जाएगा सर्दी की धूप, सर्दी की धूप। देखिए हिम यानी तो बर्फ होता है, आतप यानी ताप, तो सर्दी की धूप के लिए यहाँ पर आया है हिम आतप। हिम आतप यानी सर्दी की धूप, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। अलसाए यानी आपको पता ही आलस्य से भरे हुए, और निशी का पता ही है रात होता है, अंधियाली अंधेरा होता है, तारक तारे होते हैं। मरकत, मरकत ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ये मरकत का हो जाएगा आपके साहब पन्ना नामक रत्न। मरकत यानी पन्ना नामक एक रत्न होता है, वो कहलाता है अपने मरकत। ठीक है मामला, हरे रंग का रत्न कह सकते हैं। ठीक है, मरकत यानी पन्ना नामक रत्न, हरे रंग का रत्न। नीलम, नीलम यानी हो जाएगा आपके साहब जो नीला रत्न होता है वो हो जाएगा। आच्छादन का पता ही आपको, ढका हुआ होता है। और हिमांत यानी शीत ऋतु का अंत हो जाएगा। हिमांत, हिम धन अंत, शीत ऋतु का अंत हो जाएगा। स्निग्ध यानी सुंदर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, स्निग्ध यानी सुंदर कह सकते हैं। और निज यानी होता है अपना, अपनी, निज यानी अपनी या अपना। अब देखिए आप एक एक चीज़ को, यहाँ पर कवि वही मनोरम प्राकृतिक मनोरम दृश्य है गांव का, उसका वातावरण का वर्णन करते हुए क्या कहता है कि हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए और भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। यानी कि गांव की जो हरियाली है ना, उस पर धूप पड़ते हुए क्या हंसती हुई सी लगती है। गांव में जो हरियाली है उस पर जैसे धूप पड़ती है सर्दी में, तो वो हंसती हुई सी प्रतीत होती है। ठीक है, सर्दियों में मन भावन है जो धूप खिली रहती है। सुबह सुबह सर्दी का जब मौसम रहता है, धूप लगती है तो मन को भाने वाली लगती है, अच्छी लगती है वो। और ऐसा लगता है कि वहाँ का जो सारा जो परिवेश है, सारा जो वातावरण है वो सुख से क्या अलसाया रहता है। और भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। तो वहाँ पर ओस पड़ने से जो रात है जो भीगी भीगी सी लग रही है ना, रात को ओस पड़ती है सर्दियों में, और तो रात के अंधकार में जो तारे हैं ना वो सपनों में खोए हुए से लगते हैं, मतलब सारे के सारे दुबके वैसे आलसी वैसे लगते हैं। तो रात जो है ओस पड़ने से भीगी भीगी सी लग रही है, और रात के जो अंधकार में जो तारे हैं ना वो सपनों में खोए हुए से लगते हैं। तारक स्वप्नों में से खोए, जो तारे हैं वो स्वप्नों में से खोए खोए से लगते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलब नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। वह पूरा गांव है जो मरकत यानी जो हरे रंग का रत्न होता है, रत्न के बने हुए डिब्बे के समान हरा दिखाई दे रहा है। तो देखिए मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, तो मरकत डिब्बे सा यहाँ पर किसको कहा गया है, गांव के लिए आया है। मरकत डिब्बे सा शब्द देखें किसके लिए प्रयोग, तो गांव के लिए आया। और वैसे मरकत का अर्थ होता है अपने हरे रंग का एक रत्न होता है। तो हरे रंग का जो रत्न के बने हुए डिब्बे के समान हरा जो दिखाई देता है पूरा गांव, और उसके ऊपर नीले रत्न के समान नीले आकाश का आवरण है, जिस पर नीलम नभ आच्छादित। तो गांव के ऊपर जो नीला आकाश है उसको किसके समान बताया, नीले रत्न के समान बताया है। नीले रत्न के समान बताया आकाश को, ध्यान में रखिएगा, नीले रत्न के समान बताया आकाश को, ये पूछा जा सकता है आपसे। और नीला आकाश ऊपर है जो छाया हुआ है। निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो इस तरह की जो सर्दियों में सर्दियां बीतने पर, हिमांत यानी सर्दियां बीतने पर गांव में जो अनुपम सुंदर शांति व्याप्त है ना, इस तरह ये जो गांव है वो अपनी शोभा से लोगों के मन को क्या कर रहा है, महका रहा है,
लोगों के मन को हर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये सारी की सारी गांव की जो विशेषताएं हैं, ये गांव जो है लोगों को आकृष्ट कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये था साहब अपना अध्याय ग्रामश्री। अब कुछ और इसमें बातें हैं तो वो देख लेते हैं हम। शब्द संपदा है, बता देता हूँ मैं, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको लिखवाई दी है। देखिए, सनई यानी एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, जिसे सण बोलते हैं अपने गाँव में। किंकिणी यानी करधनी, ये पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। वृंत यानी डंठल, मुकुलित यानी अधखिला, ये भी ध्यान में रखिएगा। आंवली यानी छोटा आंवला, सरपत यानी घासपात इनके, सुरखाब यानी चक्रवाक पक्षी, हिमातप यानी सर्दी की धूप, मरकत यानी पन्ना नामक रत्न हरे रंग का, हरना यानी आकर्षित करना। तो ये था अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके बताना। लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें ताकि वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। फेसबुक व्हाट्सएप पे आप स्टेटस भी लगा सकते हैं। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटे वाले निशान को दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ और कविताएं डालता हूँ। आज भी एक मोटिवेशनल वीडियो डालना है कि छोटे छोटे बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो वो चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप निरंतर सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित रहे, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जय हिंद। मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में।